Hello everyone, I am Dr. Shamail Anjum from DWT College, कानपुर। स्टूडेंट्स, आपकी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार के परिवर्तन हमें मानव विकास के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अभिवृद्धि और विकास, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है। तो अगर अंतर की बात करें तो दोनों लगभग एक जैसे ही शब्द प्रतीत होते हैं, जबकि दोनों में काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलता है। विकास क्या है? मानव विकास का संबंध यदि हम बात करें तो एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है ये, जिसमें बालक के समस्त विकास क्रम निहित रहते हैं। यानी उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, हर प्रकार का विकास इसमें निहित रहता है। जबकि मानव अभिवृद्धि का संबंध केवल शारीरिक विकास एवं परिवर्तनों से है। सेकंड पॉइंट है, विकास की अगर हम बात करें तो मानव विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, यानी जो कुछ भी हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते रहते हैं और हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में उसके परिणाम स्वरूप चेंजेस आते हैं, वो सब विकास के अंतर्गत ही इंक्लूड किए जाते हैं। जबकि अगर अभिवृद्धि की हम बात करें तो ये एक एकांगी प्रक्रिया है जो कि एक विशेष आयु तक ही चलती है। उसके पश्चात अभिवृद्धि रुक जाती है, बंद हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास का आभास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार की विशेषताओं के आधार पर किया जाता है, जबकि अभिवृद्धि का परीक्षण एवं मापन मात्रात्मक रूप से ही किया जा सकता है। हम विकास को माप सकते हैं, लेकिन उसके गुणों के आधार पर, जबकि अभिवृद्धि को उसकी मात्रा के आधार पर, यानी भार है, लंबाई है, मोटाई है, इन सारी चीज़ों का माप हम कर सकते हैं। तो यही अभिवृद्धि है। विकास की यदि हम बात करें तो मानव विकास संपूर्ण पक्षों के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है। संपूर्ण पक्ष यानी मानसिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, सभी पक्षों के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है। जबकि यदि हम अभिवृद्धि की बात करें तो ये केवल शारीरिक परिवर्तन को ही प्रकट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विकास। मानव विकास में अभिवृद्धि भी सम्मिलित की जाती है, यानी उसका एक पार्ट होता है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है मानव विकास, जबकि अभिवृद्धि उसका एक छोटा पार्ट है। तो अभिवृद्धि विकास का एक चरण है, एक स्टेप है, इसलिए ये उसका एक पार्ट है। अगर हम विकास की बात करें तो मानव विकास में बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ चलने वाले समस्त विकास, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक आदि, इन सभी प्रकार की प्रक्रियाएं उसमें सम्मिलित रहती हैं। जबकि अगर हम अभिवृद्धि की बात करें तो इसका संबंध शरीर की लंबाई, ऊंचाई, मोटाई में वृद्धि, शरीर के भीतर हड्डियों के आकार में वृद्धि तथा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इनके स्रावों की मात्रा में परिवर्तन, इन सब का अध्ययन हम अभिवृद्धि के अंतर्गत करते हैं।
विकास, इसका क्षेत्र हम देखते हैं कि काफ़ी विस्तृत है, इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। जबकि अभिवृद्धि की यदि हम बात करें तो इसका क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित है, खाली शारीरिक वृद्धि तक ही ये सीमित है, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों को सम्मिलित करता है, इसीलिए इसका क्षेत्र विस्तृत है। विकास पर आनुवंशिकता, हेरिडिटी के साथ साथ परिवेश, एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। जबकि अभिवृद्धि की अगर हम बात करें तो इस पे केवल आनुवंशिक प्रभाव ही हमें देखने को मिलता है। यानी अगर पेरेंट्स लंबे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि बच्चे का लंबाई भी अधिक होगी। अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो उन बच्चों की भी हाइट ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कम होती है। तो इसलिए अभिवृद्धि में आनुवंशिकता का ही प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि विकास में आनुवंशिकता के साथ साथ हमारा आसपास का वातावरण भी प्रभावित करता है। अगर जीन्स अच्छे हैं, हेरिडिटी का अच्छा प्रभाव पड़ा है, लेकिन वातावरण अच्छा नहीं हम प्रदान कर रहे हैं शिशु को, तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ बच्चे का शारीरिक, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही दिशाओं में होता है। यदि सही वातावरण बच्चे को नहीं मिला तो उस स्थिति में या सही पोषण के अभाव में भी हमें देखने को मिलता है कि बच्चे का विकास अवरुद्ध हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। और अगर हम अभिवृद्धि की बात करें तो इसमें जो वृद्धि की दिशा होती है वो केवल धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। विकास जो है कोई निश्चित क्रम में नहीं रहता है, कोई उसका एक क्रम नहीं है प्रॉपर। जबकि अभिवृद्धि की हम बात करें तो वो एक क्रमिक रूप से ही होती है, धीरे धीरे सर से पैर की ओर ही अभिवृद्धि होती है। तो ये हो गया अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अब हम जानेंगे कि मानव विकास के क्या सिद्धांत हैं, मानव विकास किस प्रकार से होता है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका, पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। तो मानव विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर रूप से उस समय तक चलती रहती है जब तक कि शिशु पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो जाता है। और ये प्रक्रिया कभी तीव्र होती है और कभी मंद होती है। उदाहरण के लिए जन्म के पश्चात के जो प्रथम 3 वर्ष होते हैं, इसमें बच्चे की विकास की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, जबकि 3 वर्षों के पश्चात कुछ वर्षों तक ये गति मंद हो जाती है। उसके पश्चात हम फिर देखते हैं जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, फिर से गति में तीव्रता हमें देखने को मिलती है। और इसी प्रकार से आगे चल कर के गति फिर मंद होती है, फिर बढ़ती है। और लेकिन कहीं पर भी गति हम ये देखते हैं कहीं पर भी विकास रुकता नहीं है, उसमें निरंतरता पाई जाती है, कंटिन्यूटी पाई जाती है। तो इसीलिए इसे निरंतर विकास का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट स्पीड। तो विभिन्न प्राणियों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, लेकिन एक ही प्रजाति की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ प्राणियों के विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। कैसे?
उदाहरण के लिए, जैसे कुछ बालक अपनी आयु के बालकों की अपेक्षा मानसिक दृष्टि से अधिक परिपक्व होते हैं, उनमें मैच्योरिटी ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ बच्चे, उनका शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है दूसरे बच्चों की तुलना में। कुछ बच्चे जल्दी बढ़ जाते हैं, उनकी हाइट जल्दी बढ़ जाती है, और कुछ की धीरे धीरे बढ़ती है और बाद में गति पकड़ती है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि विकास की भी विभिन्न गति होती है, जिससे मनुष्य का विकास निरंतर आगे होता रहता है। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है वो है विकास का अनुक्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक के सभी प्रकार के विकास का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित सीक्वेंस होता है। उदाहरण के लिए, जैसे शारीरिक विकास और गामक विकास, इसके अंतर्गत बालक पहले घिसटना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, तत्पश्चात वो पकड़ के खड़ा होना सीखता है, और उसके बाद में वो धीरे धीरे पकड़ के चलने लगता है, और फिर उसका अपने अंगों पर, अपने पैरों पर कंट्रोल हो जाता है, और वह बिना किसी चीज़ को पकड़े, बिना किसी चीज़ के सहारे चलने लग जाता है। तो ये क्या हुआ, हम देखते हैं ऐसा तो नहीं होता है कि जन्म के तुरंत पश्चात बालक तेज़ी से दौड़ने लग जाए। नहीं, विकास होता है, लेकिन अपनी गति के अनुरूप होता है, एक निश्चित क्रम में होता है, एक पूरे प्रोसेस होता है, ये एक पूरी प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से अगर हम बच्चों के मानसिक विकास की बात करें, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि बच्चे जन्म के तुरंत पश्चात बोलने नहीं लग जाते हैं, विभिन्न चरणों में वो बोलना शुरू करते हैं। जैसे पहले कुछ अक्षर बोलेंगे, माँ, बा, पा, इस तरह के पहले वो अक्षर बोलते हैं, और उसके पश्चात धीरे धीरे फिर वो छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू करते हैं, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं, और फिर वो बड़े सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हैं, बड़े वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, और उनमें रवानी भी आ जाती है, फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा कुछ एक निश्चित क्रम में होता है। ये सब समस्त प्रकार का ये विकास, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो एक निश्चित क्रम में होता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो विकास जो है वो एक ही दिशा में होता है, सर से पैर की ओर, यानी सर्वप्रथम शिशु का सर, फिर उसका धड़, और तत्पश्चात उसके पैरों का विकास होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि पहले पैर विकसित हो जाएं, उसके बाद में फिर सर विकसित हो। नहीं, विकास की दिशा एक ही रहती है, चाहे वो भारत में निवास करने वाला शिशु हो, चाहे वो अमेरिका में निवास करने वाला बच्चा हो, सबका विकास सर से पैर की ओर ही होता है, एक ही दिशा में होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो बालक के विभिन्न अंगों के विकास में हमें समन्वय या फिर एकीकरण देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे पहले पूरे हाथ को, उन्हें कुछ चाहिए होता है तो पूरे हाथ को हिलाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका अपनी उंगलियों पर कंट्रोल होने लग जाता है, तब वे उंगली के माध्यम से इशारा करके बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और कुछ समय पश्चात उनका हाथ और उंगलियां दोनों एक साथ चलने लग जाते हैं, और वो अपने आवश्यकता के अनुरूप वहाँ पर उंगलियों या फिर पूरे हाथ का प्रयोग करते हैं।
तो हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं अलग अलग पहले अंगों पर उनका कंट्रोल होता है और फिर धीरे धीरे करके जब उनका विकास होता जाता है तो वहाँ सारे ही चीज़ों पर, सारे ही अंगों पर उनका कंट्रोल हो जाता है और वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप फिर उनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है आपका पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप। बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास में हमें परस्पर संबंध देखने को मिलता है। शारीरिक विकास के साथ साथ हम ये देखते हैं कि बालक की रुचि, उसका अवधान, दैट इज़ अटेंशन, ध्यान भी कह सकते हैं हम उसे, साथ ही साथ हमें व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो भाषा और गति संबंधी विकास हम देखते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और भी शारीरिक, मानसिक, अन्य प्रकार के विकास भी हम देखते हैं कि आपस में उनका रिलेशनशिप रहता है, आपस में उनका संबंध रहता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये बताता है कि मानव जाति के शिशुओं का विकास का एक ही प्रतिमान है, अर्थात उनके विकास में किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है। बालक चाहे भारत का हो या अमेरिका को हो या इंग्लैंड में पैदा हुआ हो, कहीं पर भी पैदा हुआ हो, लेकिन उनके विकास का क्रम एक ही रहता है, सर से पैर की ओर। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, पहले तो हमें ये जानना चाहिए। तो जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आर्थिक, चारित्रिक, हर प्रकार से भिन्न होता है। इवन ट्विन्स भी होंगे तो वो पूरी तरीके से एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं भिन्नता हमें देखने को मिलती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि प्रत्येक बालक की शारीरिक और मानसिक विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है, इसीलिए समान आयु के बालक बालिका में हमें विकास संबंधी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि जन्म के समय कुछ बच्चे लंबे होते हैं, कुछ बच्चे जन्म के समय छोटे कद के होते हैं, और तत्पश्चात फिर धीरे धीरे उसी हिसाब से अगर बच्चा जन्म के समय लंबा है तो आगे भी वो लंबा होता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है। और अगर जन्म के समय बच्चा कम कद का होता है, कम हाइट का होता है, तो फिर उसकी हाइट उसी के अकॉर्डिंग ही बढ़ती है और आगे चल कर के भी वो कम हाइट ही रहती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बालक और बालिकाओं के विकास में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। एक ही आयु के बालक हैं, अगर बालक बालिका हैं, तो बालिका का विकास बालक की तुलना में तीव्र गति से होता है, उनकी हाइट भी तेज़ी से बढ़ती है और उनमें जो फिज़िकल चेंजेस आते हैं वो भी बालक की तुलना में जल्दी आते हैं। तो ये हो गया व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट जो आपका सिद्धांत है वो है परिपक्वता एवं तत्परता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड रेडीनेस। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का सीधा संबंध शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता से है। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों और वातावरण के प्रति कुशलतापूर्वक प्रतिक्रिया करने लगता है तो उसे कई प्रकार की विशिष्ट क्रियाओं को करने में सक्षम या परिपक्व माना जाने लगता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि हम 1 वर्ष का बालक है या 6 महीने का बच्चा है, उसे हम दौड़ा नहीं सकते हैं। एक
पर्टिकुलर टाइम पर ही वो चल पाएगा और फिर दौड़ पाएगा। ये पूरा एक प्रक्रिया है, एक पूरा प्रोसेस है और उसी के अकॉर्डिंग ही विकास होता है। और वो मैच्योरिटी शारीरिक रूप में, फिजिकल जो मैच्योरिटी है वो एक टाइम पर ही बच्चा गेन करता है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंस्टिंक्ट्स। तो प्राणी का विकास जो होता है वो उसकी मूल प्रवृत्ति के अनुरूप होता है। जैसे स्त्रियां हैं तो स्त्रियों में मातृत्व की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उनका विकास जो होगा वो इसी मूल प्रवृत्ति के आधार पर ही होगा। उनमें स्त्रीत्व के, मातृत्व के गुण विकसित होते हैं और उसी के अनुरूप उनकी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो ये सिद्धांत हमें क्या बताता है? इसके अनुसार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी पहले बालक समान प्रतिक्रियाएं देता है और उसके पश्चात धीरे धीरे करके वह जब चीज़ों को समझने लगता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास बढ़ता है, तो फिर वो अपने बॉडी पर कंट्रोल कर पाता है, अपनी माइंड पे कंट्रोल कर पाता है और उसी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो ये हो गया सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है अवांछित व्यवहार को दूर करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल बिहेवियर। बालक विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ ना कुछ अवांछित व्यवहार करता है जिसे वह अगली अवस्था में छोड़ देता है। जैसे बच्चे जो हैं छोटे जब होते हैं तो खूब शरारत करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, उनमें मैच्योरिटी आती है, समझ आती है, वैसे वैसे वो अपना ये तोड़फोड़ करना, ये शरारतें करना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से वे अपने इन नेक्स्ट स्टेज पर आने पर, डेवलपमेंट की अगली स्टेज पर आने पर वो इन अवांछित व्यवहारों को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है मानव विकास का वो है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये सिद्धांत हमें क्या बताता है? इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम, हेरिडिटी और वातावरण, एनवायरनमेंट, इन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। बालक के विकास में दोनों का ही बराबर से योगदान है। अगर हम कहें कि खाली वंशानुक्रम से ही बालक का विकास हो जाएगा तो नहीं, वातावरण बालक के विकास को, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, किसी भी प्रकार का विकास हो, उसे बहुत अधिक प्रभावित करता है किस वातावरण में बच्चा रह रहा है। अगर अच्छे जन्मजात गुण बच्चे में हैं लेकिन उसे खराब वातावरण मिला है तो वो विकास को अवरुद्ध करेगा और बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आपका मानव विकास का जो सिद्धांत है वो है मस्तकोद्मुखी सिद्धांत। मस्तकोद्मुखी सिद्धांत, सीफोलोकैंडल थ्योरी। मस्तकोद्मुखी जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, मस्तक से उन्मुख, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक ढांचे का विकास सर से पैर की ओर होता है। पहले सर विकसित होगा, फिर धड़ विकसित होगा और फिर पैर विकसित होगा। चाहे वो भारत में निवास करने वाला बच्चा हो
चाहे अमेरिका में, चाहे जापान में, वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, लेकिन उसका विकास सर से पैर की ओर ही होगा। नेक्स्ट सिद्धांत है आपका निकट दूर सिद्धांत, प्रॉक्सिमो डिजिटल थियोरी। निकट दूर सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक अंग, उसमें से जो आंतरिक अंग है, यानी कि आंतरिक शारीरिक अंग, इनका विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। सेंटर से फिर हम आगे की तरफ इनका विकास होता है। और हम ये देखते हैं कि स्नायुमंडल, नर्वस सिस्टम, उसको सेंटर माना गया है, केंद्र माना गया है। तो सबसे पहले स्नायुमंडल का विकास होता है और उसके पश्चात उसके निकट के अंगों का विकास होता है। तो ये आपका निकट दूर सिद्धांत है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा जो विषय है, हमारा टॉपिक है, वो है मानव अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे कौन से कारक हैं जो मानव के विकास को, उसकी अभिवृद्धि को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला जो कारक है वो है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। नवजात शिशु में कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, हम सभी जानते हैं, और ये शक्तियाँ उसे अपने माता पिता और पूर्वजों से, एंसेस्टर से प्राप्त होती है। और जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इन शक्तियों का भी विकास होता जाता है। तो मानव के विकास पर उसके वंशानुक्रम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरी जो चीज़ प्रभावित करती है मानव विकास, मानव अभिवृद्धि को, वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस। कैसे? मनुष्य के विकास में बुद्धि एक बहुत ही प्रभावी कारक है और ये भी मानव शिशु को जन्मजात शक्ति के रूप में ही प्राप्त होती है, जिससे वह अपने नित्य नवीन क्रियाएं करना सीखता है। अगर तीव्र बुद्धि का बच्चा है तो वह चीज़ों को तीव्र गति से सीखेगा, और अगर कम बुद्धि का बालक है तो उसका विकास धीमी गति से होगा। तो बुद्धि का भी बहुत अधिक प्रभाव बच्चे की अभिवृद्धि और विकास पर पड़ता है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इंटरनल सेक्रीशन ग्लैंड्स। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, और जिनका अपना विशिष्ट कार्य होता है। इन ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के रसायन सेक्रीट होते हैं, निकलते हैं, जो कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड, इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मस्तिष्क में पिनेटल ग्लैंड होता है, जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। और जब इन स्रावों में की मात्रा में या सेक्रीशन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो वहीं पर मानव के अभिवृद्धि और उसके विकास में रुकावट आ जाती है। नेक्स्ट जो तत्व प्रभावित करता है मानव अभिवृद्धि और विकास को, वो है यौन भिन्नता, सेक्स डिफरेंस। बालक और बालिकाओं, उनके विकास में हम देखते हैं
की भिन्नता पाई जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले में जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। बालिकाओं में अधिक तीव्रता से शारीरिक और मानसिक विकास होता है और वो शीघ्र ही किशोरावस्था में पहुंच जाती हैं, जबकि बालक धीरे धीरे किशोरावस्था तक पहुंचते हैं और उनमें फिजिकल चेंजेस आते हैं। अगली जो चीज़ प्रभावित करती है, अगला जो तत्व प्रभावित करता है मानव अभिवृद्धि और विकास को, वो है परिपक्वता, मैच्योरिटी। तो जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके शारीरिक अंगों में पुष्टता और मानसिक अंगों में परिपक्वता आती है, जिसके फलस्वरूप बालक की कार्य करने की शक्ति में वृद्धि होती है। तो मैच्योरिटी भी, अगर मैच्योरिटी टाइम पर आ गई तो बच्चे का विकास समुचित ढंग से होगा, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, संवेगात्मक हो। लेकिन अगर मैच्योरिटी नहीं आई है, शारीरिक रूप में नहीं आई है, मानसिक रूप में नहीं आई है, तो सभी प्रकार के विकासों से प्रभावित होते हैं। अगला तत्व जो मानव अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करता है वो है वातावरण, एनवायरनमेंट एवं पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिशन। तो बालक के विकास पर वातावरण और पौष्टिक भोजन दोनों का ही बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर स्वच्छ वातावरण मिलता है बच्चे को और पौष्टिक भोजन मिलता है तो वहाँ बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही अच्छा होता है, प्रॉपर होता है। और अगर बच्चे को गंदा वातावरण में रहता है बच्चा और उसके अंतर्गत, अच्छा, गंदा वातावरण का अर्थ क्या हुआ? गंदा वातावरण का अर्थ ये नहीं है कि उसके आसपास गंदगी है। गंदे वातावरण में कई चीज़ें आती हैं, यानी उसके परिवार का वातावरण, किस एरिया में रहता है वो वातावरण, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं वातावरण के अंतर्गत। माता पिता की क्या योग्यताएं हैं, परिवार के सदस्यों का व्यवहार कैसा है, घर परिवार का वातावरण कैसा है, उनके पालन पोषण का ढंग कैसा है, आचार विचार कैसे हैं, संतुलित भोजन, पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक हर प्रकार के विकास को, यानी मानव अभिवृद्धि और विकास को। इसके अतिरिक्त जलवायु है, सभ्यता और संस्कृति है, सामाजिक परंपराएं हैं, ये सब चीज़ें भी विकास को प्रभावित करती हैं। अगला जो तत्व है वो है स्वास्थ्य एवं चोट, रोग आदि, हेल्थ एंड डिजीजेस। ये भी बच्चों के मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक हर प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। तत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर बालक रोगग्रस्त है या अस्वस्थ है तो उससे उसका समुचित विकास नहीं हो पाता है। और इसी प्रकार अगर उसे चोट लग जाए या किसी दुर्घटना में उसके शरीर के किसी अंग में विकृति आ जाए तो ऐसी अवस्था में भी उसका विकास बाधित होता है। उसमें हीन भावना से वो ग्रसित हो जाता है और भी तरह की चीज़ें उसमें डेवलप हो जाती हैं और उसका विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है। नेक्स्ट है संस्कृति, यानी कल्चर का भी बालक के विकास और उसकी अभिवृद्धि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बालक का विकास उसके समाज के वातावरण, नियम, आचार विचार, इन सभी से प्रभावित होता है। विकास के जो विकसित देश हैं वहाँ हम देखते हैं कि बच्चों का विकास अर्धविकसित या फिर गरीब देश के बच्चों की तुलना में तीव्र गति से होता है।
डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ पर वहाँ की बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटीज़, रहन सहन, वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है अविकसित देशों से, गरीब देशों से, और इन सब का प्रभाव बहुत अधिक बच्चे के शारीरिक मानसिक अभिवृद्धि विकास पर पड़ता है। नेक्स्ट है शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश, फ्रेश एयर एंड सनलाइट। गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चे जो होते हैं उनको शुद्ध वायु नहीं मिल पाती है, जबकि स्वच्छ वातावरण में रहने वाले बच्चों का विकास समुचित ढंग से होता है। तो जब बच्चों को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी, फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, तो उससे उनका शारीरिक मानसिक संवेगात्मक हर प्रकार का विकास प्रभावित होता है, अवरुद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रजाति, रेस। रेस हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है, तो विभिन्न देशों की प्रजातियों के विकास में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। अब जैसे भूमध्य सागरीय देशों में रहने वाले बालक जो हैं वो शारीरिक दृष्टि से उत्तरी यूरोप में रहने वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र बढ़ते हैं। वहाँ का हाई टेम्परेचर और वहाँ की जो जलवायु है उन सब का प्रभाव बहुत अधिक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो इसलिए जो यूरोपियन कंट्रीज़, वो भी नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ के बच्चों की तुलना में इनका विकास तीव्र गति से होता है। इसी प्रकार हम ये देखते हैं जो नीग्रो प्रजाति के बालक हैं उनका भारतीय बालकों के विकास के नीग्रो प्रजाति के बालक हैं या भारतीय बच्चे हैं, इनका विकास श्वेत प्रजाति के बालकों की तुलना में धीमा होता है। श्वेत प्रजाति के बालक कहाँ? अमेरिका में आपको, इंग्लैंड में मिलेंगे। तो वहाँ की तुलना में यहाँ के बच्चों का विकास की गति थोड़ी धीमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परिवार। परिवार भी बहुत अधिक प्रभावित करता है बच्चों के शारीरिक मानसिक हर प्रकार के विकास में। यानी बच्चे का परिवार का वातावरण कैसा है, सदस्यों में आपस में उनका परस्पर व्यवहार कैसा है, कैसी सभ्यता है, कैसा आचार विचार है, ये सारी चीज़ें बहुत अधिक बालकों की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करती हैं। थैंक यू।